हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 5 है। यहां पर हम लोग भौमजल, पवन, हिमानी तथा समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित भूआकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग भौमजल यानी कि ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राउंड वाटर के द्वारा कौन कौन सी भूआकृतियों का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, धरातल पर जो वर्षा होती है तो वर्षा जल का कुछ भाग जो है बहकर इधर उधर नदी नालों में पहुंच जाता है। कुछ भाग जो है मिट्टी के द्वारा और सेल कणों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बाद बाकी जो कुछ भाग है वो रिस रिस कर धरातल के नीचे पहुंच जाता है। ऐसे करके आप देख पा रहे हैं, इमेज में देख पा रहे हैं, ऊपर से जो वर्षा का पानी बचा हुआ है ये रिस रिस कर जमीन के अंदर पहुंच जा रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पर भौमजल स्टोर हो जाता है। अब देखिए, भौमजल के द्वारा कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो भौमजल द्वारा चूना पत्थर के क्षेत्रों में बनाए गए भूदृश्यों को कारष्ट स्थलाकृति भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चूने की चट्टानें हैं और चूने की चट्टानें होने की वजह से जो यहाँ से पानी रिस रिस कर अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा, जहाँ पर एक आकृति का विकास हो जाएगा। तो ऐसी आकृतियों को चूना पत्थर के क्षेत्र में कारष्ट स्थलाकृति कहते हैं। कारष्ट नाम जो है क्रोएशिया देश के डाल्मेशियन तट पर स्थित इसी प्रकार की स्थलाकृतियों से लिया गया है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्रोएशिया पहले जो है यूगोस्लाविया का भाग था। आगे यहाँ पर ग्राउंड वाटर के बारे में फिर बताया गया है कि पृथ्वी के धरातल पर वर्षा के रूप में गिरने वाले जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों में रह जाता है, जबकि जल का जो अधिकतर भाग है धरातल के नीचे चला जाता है, जैसा कि हमने अभी स्पष्ट कर दिया है। तो अंत में यह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचता है जिसे संतृप्त क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी भाग जो हैं जल से भरे हुए होते हैं। संतृप्त क्षेत्र का ऊपरी भाग जो है जल स्तर कहलाता है। देखिए, भौमजल स्तर की जो गहराई है ये विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। अगर बात करें सागर अथवा नदी के निकट वाले क्षेत्रों की, तो सागर अथवा नदी के निकट वाले क्षेत्रों में भौमजल स्तर जो बहुत ऊंचा होता है। वहीं जो रेगिस्तानी रीजन है, रेगिस्तानी प्रदेशों में यह पृथ्वी के धरातल से सैकड़ों मीटर नीचे हो सकता है, यानी काफी गहराई पर हो सकता है। उन क्षेत्रों में जहां पर आधार सेल चूना पत्थर की है, भौमजल चूना पत्थर की दरारों के नीचे चला जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आधार सेल चूना पत्थर की दिखाई गई है। तो इस तरह से भौमजल जो है इन दरारों के नीचे नीचे जाता है। तो जब इन दरारों से ये जल नीचे जाता है तो क्या होता है, जो चूना पत्थर की सेलें हैं इनका ये कार्बोनीकरण कर देता है। कार्बोनीकरण करने की वजह से ये सेलें जो होती हैं अपने आप में घुलने लगती हैं और घुलने की वजह से कारष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में कार्बोनीकरण के कारण कुछ समय पश्चात सेल जो होती है घुल जाती है और इसके फलस्वरूप बड़े बड़े भूमिगत मार्गों और गुफाओं का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े भूमिगत मार्ग और गुफाएं वगैरह यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हैं। कई बार भौमजल के द्वारा इतना ज्यादा अपर्दन किया जाता है कि ये जो अंदर बनने वाली स्थलाकृतियां हैं बाहर से दिखाई देने लगती हैं। तो भौमजल से बनने वाली स्थलाकृतियां जरूरी नहीं है कि जमीन के अंदर ही बनेंगी। कई बार इतना ज्यादा अपर्दन होता है, इतना ज्यादा ये इनको गला देते हैं चट्टानों को, ये कई बार बाहर से भी दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि इन मार्गों में कभी कभी भूमिगत नदियां बहती हैं, कभी कभी ये धरातल पर झरनों के रूप में फिर प्रकट हो सकती हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ही भौमजल जिसमें चूना घुला होता है गुफाओं की छत से बूंद के रूप में नीचे गिरता है, उतने समय में जल वाष्पित हो जाता है और चूना जो है छत से चिपका रह जाता है। तो चूने के ये निक्षेपित स्तंभ गुफाओं की छत से नीचे की ओर लटके रहते हैं, इन्हें स्टेलेक्टाइट कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से नीचे की ओर लटके हुए स्तंभ जो हैं चूने के, इन्हें स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। जब इसी प्रकार का निक्षेप गुफा के फर्श से ऊपर की ओर स्तंभ के रूप में होता है तो उसे स्टेलेग्माइट कहा जाता है। यानी इस तरह के जो आप स्तंभ देख पा रहे हैं जो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इन्हें स्टेलेग्माइट कहा जाता है। देखिए, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके यूपीएससी में और पीसीएस परीक्षा में कई बार ये पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टेलेक्टाइट क्या होता है और स्टेलेग्माइट क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे पवन के द्वारा निर्मित भूआकृतियों की। देखिए, पवन भी भूआकृतियों के विकास में एक सक्रिय कारक है। सामान्यतः जो पवन है वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती है कि ये कठोर चट्टानों को या फिर जो आर्द्र और चिकनी मिट्टी है या फिर जो घना वनस्पति आवरण है इनके खनिज पदार्थों को हटा सके। तो पवन इतनी ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं है। हालांकि जो पवन का अधिकतर जो कार्य होता है वो रेगिस्तानी प्रदेशों में होता है, जहां पर मिट्टी जो है बहुत ज्यादा भुरभुरी, बहुत ज्यादा जो शुष्क होती है, वहां पर पवन अपना कार्य करती है। तो पवन का कार्य अधिकतर शुष्क अथवा अर्धशुष्क क्षेत्रों तक ही सीमित होता है, जहां ढीले रेत के कारक उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ढीला रेत जो है आसानी से इसका ये अपवहन कर सकती है, आसानी से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। पवन के तल संतुलन के कार्य के परिणाम स्वरूप अपर्दन तथा निक्षेपण की भूआकृतियां बनती हैं। यानी इससे अपर्दन भी होता है और निक्षेपण भी होता है। जब पवन की तेज गति धरातल पर पड़े चट्टानों से
बिखरे हुए कणों को उठाकर अन्य स्थानों पर ले जाती है। समय के साथ मरुस्थलीय धरातल पर एक गड्ढा सा बन जाता है। इसे जो है पवन अपर्दित बेसिन कहा जाता है। यानी खास करके रेगिस्तानी रीजनों में जहां पर तेज हवाएं चलती हैं तो वहां पर क्या होता है, जो ढीला रेत होता है, जो ढीले ढाला शुष्क रेत होता है, इसको पवन अपने साथ उड़ा ले जाती है। उड़ाने की वजह से क्या है, रेत में यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। तो ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा पवन अपर्दित बेसिन कहलाता है। अब देखिए, जो रेत ये अपने साथ उड़ाकर ला रही है, समय के साथ क्या पवन की गति मंद पड़ती है या फिर कोई अवरोध वगैरह आ जाता है, मार्ग में कोई अवरोध वगैरह आ जाता है। तो अवरोध आने की वजह से क्या होता है, पवन इस रेत का निक्षेपण करना स्टार्ट कर देती है। इस तरह से रेत के यहाँ पर टीले यहाँ पर दिखने लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। तो वायु द्वारा उड़ाकर ले गए कणों का निक्षेप उस समय प्रारंभ होता है जब पवन के मार्ग में कोई बाधा आ जाती है अथवा पवन की जो गति है ये कम हो जाती है, और इस निक्षेपण के फलस्वरूप बालू के टीले, जिन्हें बालू टिब्बा कहा जाता है, ये बन जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं, ये बालू के टीले या बालू का टिब्बा यहाँ पर ये बन गए हैं। तो ये पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, पवन के द्वारा अपरदन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये क्लास का स्तर क्लास 7 का है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्थलाकृतियों के बारे में नहीं बताया गया है। जो मेन स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनती हैं पवन से, भौम जल से, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे जैसे आप 11-12 में पहुंचेंगे तो वहां पे और ज्यादा विस्तार से बताया गया है कितनी ज्यादा स्थलाकृतियां इनसे बनती हैं, वो सब बताया गया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में बताया गया है। इसके बाद है हिमानी द्वारा निर्मित भूआकृतियां। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिमानियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। हिमानियां आपके उच्च अक्षांशों में, खास करके जो उच्च अक्षांश हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम मिल पाता है, वहाँ पर वो पूरे के पूरे क्षेत्र जो है बर्फ से जमे रहते हैं, तो वहाँ पर हिमानियां पाई जाती हैं। इसके अलावा जो पहाड़ वगैरह हैं, तो पहाड़ में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती जाती है। तो तापमान में गिरावट आने की वजह से जो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर बर्फ जमी हुई पाई जाती है। तो हिमानी के बारे में यह बताया गया है कि हिमानी जो है धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी है। यानी कहने का मतलब यह है कि हिमानियों की जो गति होती है ये पूरे साल में या तो कुछ सेंटीमीटर में या फिर कुछ किलोमीटर में ही हो पाती है, परंतु तेज गति से चलने वाली हिमानी जो है 4 किलोमीटर प्रतिवर्ष की गति से चलती है। यानी तेज गति से चलने वाली हिमानी लगभग जो है एक साल में 4 किलोमीटर प्रतिवर्ष की गति से चलती है, और कुछ कुछ हिमानियां जो है एक साल में कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर ही खिसक पाती हैं। ऊंचे पर्वतों में बनने वाली हिमानियां लंबी तथा तंग होती हैं, क्योंकि वे किसी पूर्ववर्ती नदी की घाटी में बनती हैं, तो इन्हें घाटी हिमानी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ऊंचे पर्वत हैं, तो ऊंचे पर्वत पर जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह की जो ऊंचा पर्वत है, तो ऊंचे पर्वत पर जो हिमानियां बन रही हैं ये लंबी हैं, तंग हैं, और ये क्योंकि किसी पूर्ववर्ती नदी की घाटी में बनती हैं। पूर्ववर्ती नदी जैसे यहाँ से मान लीजिए, यहाँ पे जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का पानी यहाँ से बहकर जाता है, तो यहाँ पर एक घाटी तैयार हो जाती है। तो ये नदी ये किसी पूर्ववर्ती नदी की घाटी में बन रही है, इसलिए इनको घाटी हिमानी भी कहते हैं। जब हिम आवरण केवल पर्वतों अथवा पठारों के ऊंचे शिखरों तक ही सीमित रहता है तो उसे हिमावरण कहते हैं। मान लीजिए कि जब हिमावरण जो है किसी पूर्ववर्ती नदी की घाटी में नहीं है, केवल पहाड़ और पठार की चोटियों पर है, तो उसे जो है हिमावरण कहा जाता है। जब हिमावरण आसपास की निम्न भूमि पर फैल जाता है तथा बहुत बड़े क्षेत्र को घेर लेता है तो यह हिम चादर अथवा महाद्वीपीय हिमानी कहलाता है। जैसे जमीन पर इस तरह से फैल गया, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये अंटार्कटिका का मैंने इमेज लगाया है। जब हिमावरण जो आसपास की निम्न भूमि पर फैल जाता है और ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है तो इसको हिम चादर अथवा इसको महाद्वीपीय हिमानी भी कहा जाता है। तो महाद्वीपीय जो हिमानियां हैं या फिर आपके हिमावरण है, इसके द्वारा अपरदित और निक्षेपित होने वाली दोनों प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास होता है। हिमानी सेल टुकड़ों की सहायता से घाटी के तल तथा किनारों को घिसती है। परिणाम स्वरूप हिमानी द्वारा अधिकतर घाटी का तल सपाट होता है। जैसे एक अपने माइंड में आप एग्जाम्पल लीजिए, एक अपने माइंड में आप इमेज बनाइए। जैसे एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर यहाँ पत्थर वगैरह हैं, अब इसके ऊपर एकदम से बर्फ की एक चादर लग गई, ठीक है। अब मान लीजिए हिमानी जो बर्फ की चादर है धीरे धीरे नीचे की ओर सरक रही है, तो हिमानी के नीचे सरकने की वजह से क्या होगा, इसके नीचे जो पत्थर या कंकड़ दबे हुए हैं वो भी साथ साथ सरकेंगे। तो हिमानी के साथ साथ ये पत्थर और कंकड़ भी जो है अपरदन का कार्य करेंगे। तो वही बात यहाँ पे समझाई गई है कि हिमानी सेल टुकड़ों की सहायता से घाटी के तल तथा किनारों को घिसती है। परिणाम स्वरूप हिमानी द्वारा अधिकृत घाटी का जो तल है ये सपाट होता है और उसके किनारे जो है तीव्र अथवा खड़े ढाल वाले होते हैं। अपने विशिष्ट आकार के कारण यह यू आकार की घाटी कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो घाटी तैयार हुई है ये यू आकार की घाटी यहाँ पे बना देती है इस तरह से। जैसे ही हिमानी पिघलती है ये अपने किनारे पर सेल मलबे का ढेर या टीला छोड़ देती है। यानी जैसे ही मई या जून के महीने में हिमानी पिघलती है तो अपने साथ का जो सेल या मलबा है इसका ढेर या टीला ये पीछे छोड़ देती है। हिमानी द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अक्रमबद्ध सेलों का ढेर हिमोड़ कहलाता है। यानी हिमानी जो अपने पीछे जो अक्रमबद्ध सेलों को छोड़कर जाती है उसको हिमोड़ कहा जाता है। हिमोड़ बिल्कुल सपाट धरातल पर लंबी कटक अथवा पहाड़ी जैसे दिखाई देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल सपाट
धरातल पर लंबी कटक के रूप में हिमोड दिखाई दे रहे हैं। तो हिमोड वास्तव में क्या है, अक्रमबद्ध सेलों के ढेर हैं जो कि हिमानी द्वारा छोड़े गए हैं। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ये तीव्र कटक के रूप में यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं एक तीव्र कटक के रूप में यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आ जाती हैं आपकी समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित भूआकृतियां। देखिए समुद्री तरंगें क्या हैं, समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती हैं, जिससे कि जो चट्टानी सेलें होती हैं, कुछ कमजोर सेलें होती हैं, कुछ कठोर सेलें होती हैं। तो कमजोर सेलों में सबसे पहले दरार वगैरह विकसित होती है और बाद में जो कठोर सेलें हैं उनमें भी दरार वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती है। तो समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, समय के साथ जो दरार है इन सेलों के बीच में बड़ी और चौड़ी हो जाती है। तो इसको समुद्री गुफा कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगातार समुद्री वेव्स यहाँ टकरा रही हैं। समुद्री वेव्स के टकराने की वजह से यहाँ की चट्टानें कमजोर पड़ गई और कमजोर पड़ने की वजह से यहाँ पर एक गुफा का विकास हो गया। तो इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छती बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। यानी गुफाएं काफी ज्यादा बड़ी हो गई और केवल इस तरह से पृथक रूप में केवल छत बची है, पीछे का कोई पार्ट नहीं है, पीछे गुफा की कोई गहराई वाला पार्ट नहीं है। तो इसको जो है तटीय मेहराब कहा जाता है, इसको तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, अपर्दन इतना ज्यादा होता है कि जो तटीय मेहराब है, तटीय मेहराब की छत भी टूट जाती है और केवल इस तरह से खड़ी खड़ी सिंगल शिलाएं बचती हैं। तो इसको स्टैक कहा जाता है। समुद्री तरंगों के अपर्दन वाली स्थलाकृतियां तो हमने देख ली, जैसे गुफा हमने देखी, तटीय मेहराब देखी, स्टैक देखी। तो ये समुद्री तरंगों के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। अब देखिए समुद्री तरंगों के निक्षेपण से भी कुछ स्थलाकृतियों का विकास होता है। तो समुद्री तरंगों के द्वारा तट पर बालू तथा बजरी के निक्षेपण से पुलिन का निर्माण होता है, पुलिन या बीच का निर्माण होता है। तो चेन्नई का मेरीना पुलिन जो है भारत का प्रसिद्ध पुलिन है। देखिए समुद्री तरंगें जो है अपने साथ कंकड़, बालू, बजरी ये सब लेकर आती हैं और किनारों पर ये छोड़ती जाती हैं। तो ऐसे करके पुलिन या बीच का विकास होता है। कभी कभी समुद्री तरंगों द्वारा समुद्र के तल पर तट से थोड़ी दूर पर बालू तथा बजरी का तटबंध बना दिया जाता है। तो इन्हें बालू रोधिका कहते हैं। कई बार क्या होता है, जो पुलिन है, पुलिन के ही पीछे यानी मान लीजिए ये पुलिन बना हुआ है, इसके पीछे यहाँ पर बड़ी मात्रा में बालू बजरी का ढेर इकट्ठा कर दिया गया है। तो इसके जो है बालू रोधिका कहते हैं। यानी ये इस तरह का तटबंध बनता है, इसको बालू रोधिका कहा जाता है। अगर बालू रोधिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा यह सागर के एक भाग को मुख्य सागर के जल से अलग कर देती है, तो तट के किनारे एक खारे पानी की झील बन जाती है। इसे लैगून कहते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पुलिन का विकास हुआ, ठीक है। और समुद्री लहरों या समुद्री तरंगों ने इतना ज्यादा यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण किया कि यहाँ पर एक बैरियर जैसी संरचना तैयार हो गई। तो बैरियर जैसी संरचना तैयार होने की वजह से यहाँ पर समुद्र का कुछ खारा पानी इस जगह पर भर गया, ठीक है। तो ये जो भरा हुआ पानी है इसको लैगून या फिर खारे पानी की झील कहा जाता है। तो लैगूनों का संबंध खुले समुद्र से एक संकीर्ण निकास द्वारा होता है, यानी कहीं ना कहीं ये संकीर्ण निकास के द्वारा मैन समुद्र से भी जुड़ी होती हैं। इसी वजह से इनका पानी लगातार खारा होता है। भारत के मालाबार तट पर देखिए, मालाबार तट जो है केरल का जो तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। तो भारत के मालाबार तट पर अनेक लैगून पाई जाती हैं। पूर्वी तट पर उड़ीसा में चिल्का झील और तमिलनाडु में पुलिकट झील इसी प्रकार से बनी बड़ी झीलें हैं। यानी ये जो दोनों झीलें हैं, चिल्का झील है, पुलिकट झील है, ये दोनों ही जो है लैगून झीलों का यानी कि खारे पानी की झीलों का उदाहरण है, जिनका विकास कुछ इसी प्रकार से हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।